नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत में। मैं हूं आपके साथ अनीता शर्मा और शुरुआत करते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों से। पश्चिम बंगाल के दमदार चुनावी सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीएमसी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि टीएमसी का दिया बुझने से पहले ही पूरी तरह से फड़फड़ा रहा है और पहले चरण के मतदान ने बदलाव की लहर पर मुहर लगा दी है। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि पहले चरण में रिकॉर्ड करीब 92% मतदान हुआ है, जो कि जनता के बदलते मूड को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस समर्थन में बीजेपी की जीत का शंखनाद कर दिया है। पीएम मोदी ने टीएमसी सरकार पर लोकतंत्र को कमजोर करने, भ्रष्टाचार, सिंडिकेट राज और महिलाओं पर अत्याचार जैसे गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने बंगाल की जनता से अपील करते हुए कहा कि नई क्रांति का समय और एक वोट बदलाव लाएगा। प्रधानमंत्री ने महिलाओं के सशक्तिकरण पर जोर देते हुए पीएम आवास योजना और मुफ्त राशन जैसी योजनाओं का जिक्र किया और भरोसा दिलाया कि बीजेपी सरकार बनने पर सुरक्षा, सम्मान और समृद्धि सुनिश्चित की जाएगी। और अब नजर दूसरे चरण के मतदान और आगामी चुनावों परिणामों पर टिकी हुई है। बंगाल की नारी शक्ति 21वीं सदी के बंगाल की नई गाथा लिखने जा रही है। बंगाल की हर महिला कह रही है, अब नहीं सहेंगे। टीएमसी सरकार बदल कर रहेंगे। साथियों, टीएमसी एक महिला विरोधी पार्टी है और बीजेपी वीमेन लेड डेवलपमेंट मॉडल पर चलती है। आप देखिए, जिस मां ने अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया और जिसकी बेटी को टीएमसी के महाजंगल राज ने छीन लिया, बीजेपी ने उस मां को अपना उम्मीदवार बनाया है। बीजेपी ने संदेश खाली की पीड़ित बहनों को भी नेतृत्व का अवसर दिया, लेकिन टीएमसी इन्हीं बहनों को गाली देने में जुटी है। साथियों, जब बंगाल की बेटियां न्याय मांगती हैं, तो टीएमसी की निर्मम सरकार बेटियों को एक ही बात कहती है, बंगाल की नारी शक्ति। वहीं पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान के बाद से एक दिलचस्प राजनीतिक और सांस्कृतिक दृश्य देखने को मिला है। पहले चरण के 152 सीटों पर मतदान पूरा होने के बाद से नरेंद्र मोदी गुरुवार को हुगली नदी किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने नाव की सवारी की और स्थानीय नाविकों से बातचीत की। और इस दौरान पीएम मोदी ने खुद फोटोग्राफी भी की और नदी के किनारे मौजूदा ऐतिहासिक स्थलों को कैमरे में कैद किया। उनके साथ इस अनुभव को लेकर नाव मालिक मोहम्मद अहमद ने बताया है कि उन्हें 7 नाव की जरूरत के लिए संपर्क किया गया था, लेकिन शुरुआत में उन्हें किसी वीआईपी दौरे की जानकारी नहीं दी गई थी। इसके साथ ही अहमद के अनुसार बाद में उन्हें पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद घाट पर पहुंचे हैं और उनकी नाव में सवार हुए हैं। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने लोगों से अपील और सौहार्द और मिलजुल कर रहने की अपील की। नाव यात्रा के दौरान पीएम मोदी ने हावड़ा ब्रिज और विद्यासागर सेतु का नजदीक से अवलोकन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस अनुभव को साझा करते हुए लिखा कि गंगा नदी बंगाल की आत्मा में बहती है और इसका गहरा सांस्कृतिक महत्व है और इस दौरे को चुनावी माहौल के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां एक और राजनीतिक गतिविधियां तेज है, वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक और विकास से जुड़े संदेश भी सामने आ रहे हैं। और बड़ी जानकारी अमेरिका से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर अमेरिका ईरान तनाव पर बड़ा खुलासा हुआ है। हॉर्मुज के पास सैन्य हमले की योजना है और ऊर्जा ठिकानों को भी बनाया जा रहा है निशाना। मिडिल ईस्ट में बढ़े हैं युद्ध जैसे हालात। बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि अमेरिका और ईरान तनाव पर बड़ा खुलासा हुआ है। हॉर्मुज के पास सैन्य हमले की योजना बनाई जा रही है और ऊर्जा ठिकानों को भी निशाना बनाया जा सकता है। मिडिल ईस्ट में लगातार युद्ध जैसे हालात बनते ही जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच अमेरिका और ईरान के बीच संभावित टकराव को लेकर नई सैन्य रणनीति जो है वो निकलकर सामने आई है। खबरों की माने तो अगर दोनों देशों के बीच सीज फायर विफल होता है तो अमेरिकी सेना बड़े पैमाने पर कार्रवाई कर सकती है।
ऐसे में दावा किया गया है कि अमेरिकी सैन्य योजना में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के आसपास ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है और इसमें ईरान की नौसैनिक हमलावर जो है नावों और माइंस बिछाने वाले जहाज और मिसाइल सिस्टम और ड्रोन नेटवर्क शामिल है। अमेरिका का फोकस सिर्फ समुद्री ताकतों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि ईरान के ऊर्जा ठिकानों और बुनियादी ढांचों और वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व को भी टारगेट किया जा सकता है और इसका उद्देश्य ईरान पर दबाव बनाकर उसे वार्ता के मेज पर लाना बताया जा रहा है। और इसी बीच अमेरिकी रक्षा सचिव पीट हेग्सेथ ने भी संकेत दिया है यदि ईरान समझौते से इनकार करता है तो उसके सैन्य ठिकानों पर कार्रवाई संभव है। बताया गया है कि ईरान ने भी कुछ सैन्य संसाधनों को नई जगहों पर शिफ्ट कर दिया है। खबरों की माने तो कहा गया है कि अमेरिका नौसैनिकों के पास फिलहाल मिडिल ईस्ट में 19 जहाज और 2 एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो मौजूद है, जबकि हिंद महासागर में कोई युद्धपोत तैनात है। ऐसे में हालात बेहद ही संवेदनशील बने हुए हैं, समुद्री व्यापार प्रभावित हो रहा है और कई जहाजों को रास्ता बदलना पड़ा है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि यह स्थिति अभी पूरी तरह से युद्ध की दिशा में नहीं गई है, लेकिन तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव के बीच एक बड़ा विवाद सामने आया है, जहां पर ड्यूटी में लगाए गए अधिकारियों के नाम को वोटर लिस्ट से गायब पाया गया है और इस मामले को लेकर अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है, लेकिन अदालत ने तत्काल सुनवाई से इनकार करते हुए उन्हें अपील ट्रिब्यूनल के पास जाने की सलाह दे दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ वकील एमआर शमसाद ने दलील दी और इन अधिकारियों के ड्यूटी ऑर्डर पर उनके ईपैक नंबर दर्ज कराए हैं और इसमें से ये साबित होता है कि वैध मतदाता इसके बावजूद भी उनका नाम सूची से हटा दिया गया है, जो उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन माना जा रहा है। अधिकारियों का ये भी कहना है कि उन्हें बिना किसी पूर्व सूचना या फिर कारण बताए वोट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है। सुनवाई के दौरान अदालत ने स्पष्ट किया है कि इस मुद्दे पर पहले संबंधित अपील प्राधिकरण में सुनवाई होनी चाहिए। हालांकि अदालत ने संकेत दिया है कि इस चुनाव में शायद ये अधिकारी वोट ना डाल पाए, लेकिन उनका मतदान के रूप में अधिकार सुरक्षित रहेगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल से जुड़े एक अहम मामले की सुनवाई के दौरान संवैधानिक तंत्र के टूटने जैसे गंभीर मुद्दों पर महत्वपूर्ण टिप्पणी की है। अदालत ने कहा है कि इस तरह की दलील बेहद ही गंभीर होती है और इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। कोर्ट ने संकेत दिया है कि अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति मानी जाती है तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगाने की नौबत आ सकती है। दरअसल ये मामला ईडी द्वारा दायर याचिका से जुड़ा हुआ है, जिसमें जांच के दौरान कथित बाधा का मुद्दा उठाया गया है। हालांकि सॉलिसिटर जनरल ने स्पष्ट किया है कि एजेंसी संवैधानिक तंत्र के पूर्ण विफल होने का दावा नहीं कर रही है, बल्कि ये मामला कानून के शासन के उल्लंघन तक सीमित है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि एक शब्दों का इस्तेमाल बेहद ही सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि इसका असर देश के संघीय ढांचों पर पड़ सकता है। फिलहाल कोर्ट ने कोई भी अंतिम आदेश नहीं दिया है, लेकिन इस टिप्पणी ने मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को गुवाहाटी हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका जो है उसे खारिज कर दिया है और ये मामला असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की पत्नी के द्वारा दायर मानहानि केस से जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक न्यायमूर्ति पीजे सिकियान की अदालत ने इस मामले की सुनवाई करीब 3 घंटे तक चली, जहां पर दोनों पक्षों के बीच तीखी बहस हुई। सुनवाई के दौरान पवन खेड़ा के वकील ने दलील दी और उनके मुवक्किल के देश छोड़कर भागने की कोई भी आशंका नहीं है और गिरफ्तारी की आवश्यकता भी नहीं है। इसके बावजूद भी अदालत ने उनकी अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी और इससे पहले 21 अप्रैल को हुई सुनवाई के बाद से अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे अब सुनाया गया है। फिलहाल इस फैसले के बाद से पवन खेड़ा पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है और अब उनकी अगली कानूनी रणनीति पर सबकी नजर बनी हुई है। वहीं जैसलमेर में जिला प्रशासन ने शिक्षा व्यवस्था और मिड डे मील योजना की निगरानी को लेकर सख्ती दिखाई है। जिला कलेक्टर अनुपमा के निर्देश पर उपखंड जिलाधिकारी भारत गुर्जर ने फतेहगढ़ क्षेत्र के कई सरकारी विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान पीएम श्री उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ़ बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय और साथ ही कई विद्यालयों का निरीक्षण किया गया। अधिकारियों ने वहां पर मिड डे मील के तहत बच्चों को दिए जा रहे भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता और पोषण मानकों की बारीकी से जांच की। उपखंड अधिकारियों ने रसोई घर की साफ सफाई, भोजन बनाने की प्रक्रिया और खाद्य सामग्री के रखरखाव का भी निरीक्षण किया। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि योजना के तहत सभी मानकों का सख्ती से पालन किया जाए और बच्चों की गुणवत्तापूर्ण और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाए। किसी भी तरह की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। निरीक्षण के
के दौरान विद्यार्थियों से भी बातचीत की गई, जिसमें उन्होंने भोजन की व्यवस्था पर संतोष जताया। प्रशासन ने विद्यालय प्रबंधन को साफ सफाई और व्यवस्था को और बेहतर बनाने के दिशा निर्देश दिए हैं। वहीं भरतपुर क्षेत्र में आगामी अधिक मास के दौरान होने वाली ब्रज 84 कोस परिक्रमा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली है और इसी क्रम में जिला कलेक्टर मयंक मनीष ने गुरुवार को परिक्रमा मार्ग के विस्तार से निरीक्षण किया और कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए। निरीक्षण की शुरुआत राजस्थान सीमा के प्रवेश द्वार से हुई, जहां पर उन्होंने सवाई नगला दादू और बजहर जैसी कई जगहों का उन्होंने निरीक्षण किया और मार्गों का जायजा लिया। कलेक्टर ने साफ कहा कि मई से शुरू होने वाले अधिक मास में लाखों श्रद्धालु इस परिक्रमा में शामिल होंगे और ऐसे में व्यवस्था में किसी भी प्रकार की चूक बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कच्चे मार्गों पर मौजूदा सभी अस्थायी अतिक्रमण तुरंत ही हटाए जाए ताकि पैदल चलने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो। साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान को निर्देशित किया गया है कि वो स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर पूरे मार्ग को अतिक्रमण मुक्त कराए। स्वच्छता और सुविधा पर जोर देते हुए कलेक्टर ने नालियों की सफाई, झाड़ियों की कटाई और विश्राम स्थल पर शेड लगाने की बात कही है। इसके अलावा हैंडपंप के चालू रखने और साथ ही खतरनाक जगहों पर अवरोध हटाने के भी निर्देश जारी किए हैं। ब्रिज 84 कोस परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया, इसमें दोनों खंड के लीग और गांव के अधिकारी, तहसीलदार, विकास अधिकारी, रेवेन्यू की टीम, पंचायत की टीम, इसके अलावा जितने अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं उनके जिला स्तर के अधिकारी और ब्लॉक लेवल के अधिकारी, चाहे वो डब्ल्यूडी के हैं, बीएचडी के हैं और के हैं, बिजली विभाग के हैं, इन सबको साथ लेके एक निरीक्षण किया गया। कोंत्रा गेट से शुरू करके कोसी गेट तक नौनेरा गांव के आगे इसका निरीक्षण किया गया, जिसमें मुख्यतः चूंकि आप देखिए अधिक मास मई से शुरू होगा जो जून तक चलेगा 1 महीना, तो उस अधिक मास में जो भी श्रद्धालु आएंगे परिक्रमा करेंगे उनमें उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, वो ध्यान में रखते हुए जो भी कच्ची परिक्रमा बनी हुई है उस पर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के लिए पीडब्ल्यूडी को निर्देशित किया गया है कि उस पर कच्ची जो अतिक्रमण है उसको हटाएं और सुचारू रूप से व्यक्तियों के श्रद्धालुओं को चलने के लिए उसको बनाएं। इसके अलावा जहाँ बैठने की व्यवस्था, छाए की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, साफ सफाई जो भी अगर गाँव के उससे होकर जा रहे हैं, कस्बे से होकर जा रहे हैं तो साफ सफाई की व्यवस्था, इन चीजों के लिए कंसर्न अधिकारियों को निर्देशित किया गया। वापस इसका कुछ दिनों बाद वापस का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि इस पे क्या क्या अब तक प्रोग्रेस हुआ और उसके हिसाब से आगे निर्देश। भरतपुर जिले के बयाना क्षेत्र में स्थित भरतपुर बयाना स्टेट हाईवे पर बुधवार शाम को दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जहां पर इस हादसे में एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई जबकि एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार आकाश पुत्र रामेश्वर अपने साथी अजय के साथ बाइक से जा रहा था और तभी किसी अज्ञात वाहन ने उसकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आकाश की मौके पर ही मौत हो गई जबकि अजय गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी मच गई और बड़ी संख्या में ग्रामीण इकट्ठे हो गए। सूचना मिलते ही एम्बुलेंस भी मौके पर पहुंची और दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर आकाश को मृत घोषित कर दिया गया और घायल अजय को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हादसे के बाद से पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखवा दिया है और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है, वहीं परिवार में कोहराम मचा हुआ है। धौलपुर जिले में चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बता दें कि पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और ये कार्रवाई कैलाश चंद्र बिश्नोई और साथ ही विकास के निर्देश पर की गई है। थाना प्रभारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर लगातार दबिश दी और इस दौरान पुलिस ने आरोपी आकाश पुत्र भरोसी कहर निवासी हरिपुर को गिरफ्तार किया है। तलाशी में उसके पास से अवैध देसी कट्टा और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध हथियारों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। धौलपुर में हुई एक राजनीतिक प्रेस वार्ता के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला बोला और इस दौरान नेताओं ने महिला सशक्तिकरण और नारी शक्ति के मुद्दे को प्रमुखता से उठाया। कांग्रेस सहित विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाया गया। प्रदेश प्रवक्ता रानू ने कहा है कि विपक्षी दलों ने नारी शक्ति का अपमान किया और देश की महिलाएं इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर विपक्ष का रुख बाधा उत्पन्न करने वाला रहा है, जबकि केंद्र सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। जिला अध्यक्ष
राजवीर सिंह ने कहा है कि बीजेपी का लक्ष्य महिलाओं को सशक्त बनाना, उन्हें नेतृत्व की मुख्यधारा में लाना है। वहीं प्रदेश कल्याणकारी सदस्य डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा ने सरकार की महिला कल्याण योजनाओं को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्हें विस्तार से उल्लेख किया। बीजेपी नेताओं ने यह भी कहा है कि द्रौपदी मुर्मू को देश का सर्वोच्च पद देकर सरकार ने महिला सम्मान को नई ऊंचाई दी है। ये पप्पू यादव जी कांग्रेस के जो सहयोगी दल है, मैं आपके माध्यम से मैं ये बात रखना चाहूंगी, आप जाकर पप्पू यादव की पत्नी से पूछिए, वो खुद भी सांसद हैं, इसका जवाब वो आपको देंगी। हाँ। इसका जवाब आपको प्रियंका गांधी देगी, इसका जवाब आपको डिंपल यादव देगी। नारी शक्ति को लेकर एक बड़ा प्रहार किया। मुझे तो ये कहने में भी शर्म आ रही है। आज हमारे यहाँ नारी शक्ति को सशक्त करने के लिए प्रधानमंत्री जी, आज हमारे देश की सबसे शीर्ष नेतृत्व पर हमारी राष्ट्रपति एक महिला शक्ति है, इस तरह के शब्द बोलते हुए वो किस तरह आ जाते हैं, इसका जवाब आप उनकी पत्नी से पूछे तो ज्यादा बेहतर। रानू जी, नारी शक्ति बंधन अधिनियम को लेकर कांग्रेस परसीमन की बात कह रही है, इस पे आपका क्या कहना है? कांग्रेस अपने ही बनाई बातों में और उलझाने की कोशिश करती है, भ्रम फैलाने की कोशिश करती है। परसीमन तो 2024 में ही प्रधानमंत्री जी उसको प्रोसेस में है वो, और इसके लिए बोला भी है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है। 2024 के इलेक्शन के तहत वो उस समय संभव नहीं हो सका था। अगर उस समय होता तो इसका भी इल्जाम हमारे ऊपर ये लगाया जाता कि आप 2024 के इलेक्शन में उसका फायदा लेना चाहते हैं। धौलपुर जिले में गैस सिलेंडर की कालेबाजारी और अनियमितताओं पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के निर्देश पर गठित विशेष जांच दल ने बड़ी स्थित शंभू गैस एजेंसी पर छापा मारकर गंभीर गड़बड़ियां उजागर की है। जांच में सामने आए कि कई उपभोक्ताओं के नाम पर सिलेंडर डिलीवरी दिखाकर उन्हें वास्तविक रूप से सिलेंडर उपलब्ध नहीं कराया गया था, और इसके अलावा क्षेत्र में अवैध डिलीवरी पॉइंट जो है वो बनाकर गैस सिलेंडरों का भंडारण किया जा रहा है, जो नियमों के खिलाफ है। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से कुल 34 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए हैं, जिनमें से 17 भरे हुए हैं और 17 खाली सिलेंडर शामिल हैं। और इसके कार्रवाई में एजेंसी की अनियमितताओं पर बड़ा सवाल भी खड़ा हो गया है। और इसके साथ ही अधिकारी मणि ने बताया है कि जिले में गैस आपूर्ति पूरी तरह से सामान्य है और सभी एजेंसियों के पास पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। उन्होंने लोगों से अपील की कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आवश्यकता के अनुसार ही सिलेंडर को बुक कराएं। डीग जिले के कमान विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत भोरी में विकास कार्यों की पोल खुलती हुई नजर आ रही है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि चुनाव में बड़े बड़े वादे किए गए थे, लेकिन जमीनी हकीकत आज भी बेहद ही खराब है। गांव भोरी के मुख्य रास्ता जो है पिछले लगभग 7 सालों से दलदल और जलभराव की समस्या से जूझ रहा है। ग्रामीणों के अनुसार इस रास्ते से गुजरना बेहद ही जोखिम भरा है, जहां आए दिन बुजुर्ग, बच्चे और राहगीर फिसलकर चोटीले हो जाते हैं। कई बार शिकायत के बावजूद भी कोई स्थानीय समाधान नहीं किया गया और इसी रास्ते के पास स्थित एक इंग्लिश मीडियम स्कूल जो है वो वहां पर पहुंचने के लिए बच्चों को भी इसी दलदल से गुजरना पड़ता है और इससे कई बार गिरकर लोग घायल भी हो जाते हैं और ऐसे में बच्चों की पढ़ाई भी बुरी तरह से प्रभावित होती है। बरसात के समय स्थिति और भी ज्यादा खराब हो जाती है, जो करीब 2 फीट तक यहाँ पर पानी भर जाता है और गंदगी के कारण बीमारियों का भी खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर भरतपुर जिले के नदबाई क्षेत्र से है, जहां पर जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रात्रि चौपाल में आमजन की समस्याओं का सीधा मौके पर ही समाधान किया गया। चौपाल की अध्यक्षता जिला कलेक्ट्रेट ने की, जहां पर कुल 20 परिवाद प्राप्त हुए। चौपाल में कलेक्ट्रेट ने अनुपस्थित अधिकारियों पर सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस जारी करने की बात कही। साथ ही कहा कि जनता की समस्याओं को गंभीरता से न लेने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण भी किया, जिससे ग्रामीणों को तत्काल राहत मिली और साथ ही विधवा महिला शारदा और ग्रामीण हेतराम के राशन कार्ड संबंधित कार्य मौके पर ही पूर्ण किया गया। वहीं श्री गंगानगर जिला कलेक्ट्रेट में आपदा प्रबंधन को लेकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न विभागों ने आपातकालीन परिस्थिति से निपटने की तैयारियों का अभ्यास किया और इस अभ्यास का उद्देश्य किसी भी आपदा के समय तत्काल और प्रभावित प्रक्रिया सुनिश्चित करना है। आपदा प्रबंधन विभाग के निर्मल जैन ने बताया कि ड्रिल के दौरान ब्लैकआउट जैसी स्थिति में सुरक्षा उपायों और घायल व्यक्तियों को प्राथमिक उपचार देने की प्रक्रिया का अभ्यास कराया गया। उन्होंने कहा कि ऐसे अभ्यास वास्तविक आपदा के समय बेहतर तैयारी और समन्वय से मदद दिलाता है। जिला प्रशासन और पुलिस द्वारा हमारी जो प्रिपेयर्डनेस है, जो आतंकी हमलों का खतरा हर समय गंगानगर जो कि बॉर्डर जिला है उस पर रहता है, उसकी प्रिपेयर्डनेस को जानने के लिए एक मॉक ड्रिल की गई। इसमें सभी
लोगों को कंट्रोल रूम द्वारा सूचित किया गया कि इस तरह का एक अटैक, एक हमला कलेक्ट्रेट में हुआ है और उसके अनुसार सभी अधिकारियों का, इवन जो आपातकालीन सेवाएं हैं, इमरजेंसी सेवाएं हैं, उनका रिस्पांस टाइम देखा गया। और इस एक्सपीरियंस से, इस एक्सरसाइज से हमें मालूम पड़ता है कि जो चीज़ें आज हम लोगों ने नोट करी कि कमी रह गई, जो हमारे इक्विपमेंट हमें अपग्रेड करना है, इस तरह की एक्सरसाइजेज से हमें एक रियलिटी चेक मिलता रहता है और आगे आने वाले समय में और इसे हम बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा जो बॉम्ब के हादसे हुए तो एयर डिफेंस सिस्टम जो अपना वार्निंग सिस्टम है वो स्टार्ट हुआ, उसके साथ जो इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम से अपने लाइट कट ऑफ हुआ। उसके बाद जो कलेक्ट्रेट के अंदर जैसे 14 लोगों का अपना एक्सीडेंट जिनका हुआ, दुर्घटना हुई और 3 लोगों का डेथ का था, तो उसको जो सिविल डिफेंस की टीम है, पुलिस की टीम है, वो सभी इमीडिएटली अपने पहुँची, उनके द्वारा जो है उन लोगों को उतारा गया। साथ में 14 लोगों को जो एम्बुलेंस के माध्यम से अपने हॉस्पिटल तक भिजवाया गया। साथ में फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी। इसके अलावा जो बॉम्ब के लिए है, जो बॉम्ब स्क्वाड के लिए बीकानेर इन्फॉर्म किया गया, सभी कंट्रोल रूम को, जो कंट्रोल रूम से जो सभी अधिकारियों को इंटीमेट किया गया, सभी जो अधिकारी यहाँ पे, तो ये ड्रिल की गई है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ये जो ड्रिल्स रेगुलरली रहती हैं ताकि जब भी कोई ऐसा कोई हादसा हो तो उस चीज़ में इमीडिएटली एक्शन लिया जा सके। शिक्षा विभाग श्रीगंगानगर द्वारा आज का यह जो मॉक ड्रिल, कोई भी युद्ध या आपदा की स्थिति बने तो उस समय किस तरह से पहले ब्लैकआउट और उसके बाद क्लियरेंस के बाद कोई भी किसी भी तरह से कहीं कोई घायल है उनको अलग अलग तरीके से रेस्क्यू करने का सारा आज जो मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें चेयरमैन नोट द्वारा स्ट्रेचर ऑन स्लाइडिंग, फायरमैन लिफ्ट और पीके बैग, फुटे बैग, अलग अलग तरीके से घायलों को श्रीगंगानगर के श्री करणपुर थाना क्षेत्र में बढ़ती नशा तस्करी को लेकर बीकानेर रेंज के आईजी ओम प्रकाश ने सख्त रुख अपनाया है। भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे इस इलाके में उन्होंने हीरोइन तस्करी का हब बताते हुए पुलिस को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। और दौरे के दौरान आईजी ने थाना परिषद आयोजित बैठक में कानूनी व्यवस्था को समीक्षा भी की और इस दौरान एसपी हरिशंकर सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। जन सुनवाई के दौरान भी सुना होगा कि करणपुर जो थाना क्षेत्र है, काफ़ी समय से ड्रोन ड्रॉपिंग के जो केसेज हो रहे हैं मैक्सिमम इस करणपुर थाना क्षेत्र में हो रहे हैं। अच्छी बात यह है कि जिला पुलिस अधीक्षक की जो गंगानगर हरिशंकर जी की जो टीम है उसमें बहुत अच्छा कार्रवाई कर रही है और उसमें प्रोएक्टिव होकर कार्रवाई कर रही है, न केवल कि ड्रॉपिंग होने के बाद में टेक्निकल एविडेंस के बेस पे पहले से एनालिसिस करके कुछ सारे इनपुट आते हैं तो उसके बेस पे सर्विलेंस भी बढ़ाई गई है और इनकी टीम को एक्टिव करके ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ हीरोइन के केसेस में बहुत सारी करणपुर में हुई है। और आपको बताते हुए बड़ा सुखद अनुभव होगा कि इस कम समय में रेंज में करीब 346 केसेस दर्ज हुए हैं और उन 346 केसेज में जो मैक्सिमम जो है वो एनडीपीएस के केसेज में हीरोइन का सबसे ज़्यादा सीजर है। जन सुनवाई के दौरान भी सुना होगा कि करणपुर जो थाना क्षेत्र है, तो वहीं तापगढ़ जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बेहद ही गंभीर हो गई है, जहां पर एक्सरे फिल्म खत्म होने से मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। सरकारी अस्पताल में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध न होने के कारण मरीजों को मजबूरी में निजी लैब का सहारा लेना पड़ रहा है। अस्पताल में लंबे समय से एक्सरे फिल्म का स्टॉक नहीं होने के चलते सामान्य जाँच भी प्रभावित हो रही है। इसका असर सीधे गरीब और मध्य वर्गीय मरीजों पर पड़ रहा है। हमारे साथ इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं हारून अहमद हैं हमारे संवाददाता, उनसे बातचीत करते हैं कि हारून, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि क्या है पूरा मामला। जी, जैसा कि मैं आपको बताता चलूं कि प्रतापगढ़ के अंदर एकमात्र बड़ा जिला चिकित्सालय है जिसमें कि 2 सालों से जो एक्स्ट्रा मशीन है उसकी फिल्म उपलब्ध नहीं हो रही है, जिससे कि A4 साइज के ब्लैंक पेपर के ऊपर एक्स्ट्रा निकाल के दिया जा रहा है। अब ऐसे में देखने को मिलता है कि एक तरफ राज्य सरकार जनता के स्वास्थ्य पर करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन बीते लगभग 2 सालों से प्रतापगढ़ जिले के एकमात्र जिला चिकित्सालय में एक्स्ट्रा विभाग के अंदर सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति की जा रही है, जिसमें मरीजों की एक्सरे जांच कागज पर प्रिंट करके दी जा रही है और जब
डेली 24 भारत की टीम जिला चिकित्सालय के अंदर पहुंचती है और वहां के स्टाफ से बात करना चाहती है, तो वो साफ तौर पर इनकार कर देते हैं कि हमें आगे से ऑर्डर है कि हम किसी भी मीडिया के कैमरे के सामने नहीं आएंगे और किसी भी मीडिया के जो सवाल है उनका जवाब नहीं देंगे। इससे कहीं ना कहीं ऐसे में हारून, जो गरीब लोग हैं उनकी जेब पर तो भारी दबाव पड़ेगा खर्च को लेकर, अगर मैं बात करूं तो। जी बिल्कुल, जब A4 साइज के ब्लैंक पेपर पर एक्सरा निकाला जाता है तो एक्सरे की पुष्टि पूरी तरीके से डॉक्टर कर नहीं पाता है। मजबूरन जो मरीज है उन्हें निजी लैब का सहारा लेना पड़ता है और निजी लैब के अंदर 400 से 500 रुपए के अंदर एक्सरा पड़ता है और कभी कभार जब जांचें ज्यादा बढ़ जाती है तो 1500 से 2000 रुपए तक का उन्हें आर्थिक जो नुकसान है वो उठाना पड़ता है। ठीक है, क्या स्थानीय लोगों का इस मामले में कुछ बयान निकलकर सामने आया है हारून? जी बिल्कुल, जब हमने अस्पताल के अंदर और भी मरीज थे, लोगों से बात करना चाहिए तो उन्होंने बताया कि इस बारे के अंदर काफी बार उन्होंने जो पीएमओ है उनने कंप्लेन भी की है, तो सिर्फ एक ही बात कही जाती है कि आगे से एक्सरे फिल्में नहीं आ रही है, जबकि टेंडर प्रक्रिया जिला चिकित्सालय के अंदर ही कार्यालय में होती है और अस्पताल प्रशासन द्वारा मरीजों को सिर्फ एक ही बात का लॉलीपॉप दिया जाता है कि आगे से एक्सरे फिल्में नहीं आ रही है, जिस पर जो उम्मीद लेकर मरीज आते हैं वो खाली हाथ अस्पताल से जाते हैं। ठीक है, और इस विभाग में जो संबंधित अधिकारी हैं, जो उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनका क्या कुछ कहना इस मामले में? इस बारे में जब अधिकारियों से हमने बात करना चाहिए तो मैंने बताया जैसा कि आपको कि कैमरे के सामने आने से साफ मना कर दिया और किसी भी प्रकार की जानकारी मीडिया को नहीं दी है। ठीक है, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया हारून। फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।